हेलो स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम लोग इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जब हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से पहले, तो हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा था। और एवरेज वेलोसिटी थी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। मतलब किसी टाइम t1 पे पार्टिकल की अगर पोजीशन x1 हो, किसी टाइम t2 पे पार्टिकल की पोजीशन x2 हो, तो x2 माइनस x1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 टाइम टेक। और इससे मेरी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। इसको मैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी भी लिख सकता हूं। अब चूंकि मेरा डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्लियर है, तो अगर इसमें डेल्टा टी को बहुत छोटा कर लूं, जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हो जाएगी, ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। किसी एक टाइम पर बहुत छोटा डेल्टा टी ले लेने से जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो उस टाइम की इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। ग्राफिकली अगर इसको हम दिखाएं तो सपोज करो x और t के बीच में ये ग्राफ है। तो अगर मेरा t1 और t2 सपोज करो बहुत दूर दूर है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 की वैल्यू होगी वो एवरेज वेलोसिटी होती जाएगी। जैसे जैसे मैं इन दोनों को पास लेता जाऊंगा, वैसे वैसे ये जो क्वांटिटी होगी वो इस कर्व का टेंजेंट बन जाएगी। टच नहीं किया बट ऑलमोस्ट टच करता हुआ। और जो इसका स्लोप है वो मेरा dx बाई dt हो जाएगा, जो कि मेरा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है। इस तरीके से हम लोग इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो वहां उन्होंने क्या किया है कि x इज इक्वल टू 0.08 टी क्यूब इस तरीके का फंक्शन लेकर के t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश की है। तो क्या कहते हैं कि मैं t1 को ले लूं t माइनस डेल्टा टी बाई 2 और t2 को ले लूं t प्लस डेल्टा टी बाई 2। और डेल्टा टी को पहले उन्होंने 2 सेकेंड लिया है, फिर से धीरे धीरे छोटा करते गए हैं। तो उन्होंने कहा जैसे जैसे मैं इसको छोटा करता जाऊंगा वैसे वैसे जो मेरी वेलोसिटी होती जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, वो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के करीब आ जाएगी। और फाइनली जब सारा कैलकुलेशन कर लिया तो डेल्टा टी जब उनका बहुत छोटा हो गया तो उनकी वेलोसिटी की वैल्यू कुछ 3.84 मीटर पर सेकेंड आ गई। हमको ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी डिफरेंशिएशन क्या होता है पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी में क्या गड़बड़ है कि उन्होंने डिफरेंशिएशन एनेक्स्चर में दिया है और वहां पर वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। चूंकि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है इसलिए हमारे लिए काम बहुत सिंपल है। अगर मुझे पता है x की वैल्यू 0.08 बाई टी क्यूब है, तो dx बाई dt की वैल्यू हो जाएगी 0.08 इंटू टी की पावर n का डिफरेंशिएशन n टी की पावर n माइनस 1 था, इसलिए 3 इंटू टी की पावर 3 माइनस 1 यानी कि टी स्क्वायर हो जाएगा। और अब मैं यहां पर t की वैल्यू अगर 4 सेकेंड पुट कर दूं तो ये 0.08 इंटू 3 इंटू 16 हो जाएगा, जो कि वही 3.84 मीटर पर सेकेंड आ गया। इस तरीके से हम लोग, अगर मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है तो उसे डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं। एक इसी बात पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया, कह रहा था पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। तो मेरा जो x है उसकी वैल्यू a प्लस बी टी स्क्वायर है, जहां पे a की वैल्यू 8.5 मीटर और b की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये x इज इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर हो गया। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जब भी कोई पूछे व्हाट इज वेलोसिटी एट अ गिवन टाइम, तो इसका मतलब वो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। अगर कोई पूछे व्हाट इज इट्स वेलोसिटी ओवर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू 2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड, जैसा सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं, तो ये एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो जब भी टाइम इंटरवल बढ़ा दिया हुआ है तो
मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। जब किसी एक गिवन टाइम पे वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो मुझे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। एक तो ये पूछ रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, t इज इक्वल टू 2 पे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, और फिर उसके बाद एवरेज वेलोसिटी पूछना है। तो पहले इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी वाला करते हैं, फिर एवरेज वाला उसकी बात करेंगे। तो अगर ये मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूं, dx बाई dt जो हो जाएगा वो मेरा वेलोसिटी फंक्शन हो जाएगा, ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। तो 8.5 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का तो कोई चेंज होता नहीं है। प्लस 2.5 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, t की पावर n का n, t की पावर n माइनस 1, तो ये 5t आ गया वेलोसिटी फंक्शन। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, तो 0 आ जाएगी बिकॉज 5 इंटू 0 0 हो गया। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाएगी, 5 इंटू 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो अगर मैं x एट 2 सेकेंड लिखूं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 8.5 प्लस 2.5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 2.5 10, ये 18.5 हो गया। x एट 4 सेकेंड की वैल्यू हो जाएगी 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 16 इंटू 2.5 हो गया ये 40, और ये 48.5 हो गया। अब v एवरेज जो मेरी हो जाएगी वो हो जाएगी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, तो ये हो जाएगा 48.5 माइनस 18.5 30 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 यानी कि 2 सेकेंड, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इस तरीके से अगर मुझे x का फंक्शन ऑफ टाइम पता हो तो मैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ। फिर जैसे हम लोग स्पीड को मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिख रहे थे, वैसे ही इंस्टैंटेनियस स्पीड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एट दैट टाइम। यानी कि सपोज करो पिछले वाले एग्जांपल में हम देखें तो जब मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी तो मेरी स्पीड भी 10 मीटर पर सेकेंड होगी। लेकिन अगर वहीं पे कहीं x की वैल्यू 8.5 माइनस 2.5 टी स्क्वायर होती और मुझे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी होती, तो मेरा dx बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 0 माइनस 5t आ जाता, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड आ जाती। तो इस फंक्शन के लिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी की वैल्यू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती, लेकिन जो इसकी इंस्टैंटेनियस स्पीड होती दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, तो इसकी वैल्यू हम मॉड ऑफ माइनस 10 यानी कि प्लस 10 ही लेकर के रखते हैं। तो स्पीड जो है वो वेलोसिटी का मॉड लेकर के निकाली जा सकती है। अब वेलोसिटी से आगे चलें तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ले सकते हैं। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लेते हैं तो हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जो कि आपके लिए नई नहीं है, आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है, एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर t2 और t1 दूर दूर हैं तो जो मेरा एक्सेलरेशन हो जाएगा वो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। जैसे अगर मैं पीछे वाले एग्जाम्पल में देखूं तो जब x इज इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर था तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी। तो अगर मैं इन दोनों टाइम इंटरवल के लिए एवरेज एक्सेलरेशन निकालूं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी एवरेज वैल्यू 10 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मेरा ये जो डेल्टा टी है वो फिर से इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाए तो जो नया एक्सेलरेशन आएगा वो मेरा इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिसे मैं वेलोसिटी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके निकाल सकता हूं। यानी कि अगर मुझे x इज इक्वल टू 8.5
प्लस 2.5 टी स्क्वायर गिवन है। तो dx बाई dt करके मेरा वेलोसिटी फंक्शन कितना आया था, 0 प्लस 5t आया था। अब अगर v इज इक्वल टू 5t है तो इसको डिफरेंशिएट करके अगर मैं dv बाई dt निकालूं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसीलिए एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों ही 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आए। एक दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे अगर मैं x को फिर से 0.08 t की क्यूब ले लूं तो जो मेरा वेलोसिटी आएगा वो dx बाई dt होगा। इसे डिफरेंशिएट किया था मैंने पीछे, तो 0.08 इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर आ गया था, जो कि 0.24 टी स्क्वायर आ गया था। अब इस वेलोसिटी को अगर मैं फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर लूं तो मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा विच विल बी dv बाई dt। तो यानी कि उनको 0.24 टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो 0.24 बाहर आ जाएगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, तो ये 0.48t आ गया। यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो किसी केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, कहीं पर कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन जो मेरा बेसिक प्रोसेस है वो सेम रहेगा। अगर मुझे x पता है डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी पता है डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कि एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट है तो कोई ये सवाल पूछ सकता है कि t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मैं कह दूंगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। कोई अगर पूछे t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मैं यहाँ पे t की वैल्यू 10 डाल कर कह दूंगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस चीज को अगर मैं लिखूं तो अगर मेरे पास x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तो इसे मैं डिफरेंशिएट करके v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकता हूं, और अगर मेरे पास v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तो इसे मैं डिफरेंशिएट करके a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकता हूं। यहां पर एनसीईआरटी में उन्हें कराया नहीं है इसलिए मैं इस लेक्चर में नहीं करा रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसका उल्टा काम करना चाहूं तो मैं इंटीग्रेशन करके वो भी कर सकता हूं। यानी अगर मुझे a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो तो उसे इंटीग्रेट करके मैं v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दूंगा, और मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता हो तो उसे इंटीग्रेट करके मैं x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दूंगा। अब मैथमेटिकली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को देख लेने के बाद हम ग्राफ्स के थ्रू इन क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल्स ऑफ दीज क्वांटिटीज, पहले मैं कुछ ग्राफ्स की जनरल प्रॉपर्टीज बताऊंगा और फिर उसे वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन इन चीजों से रिलेट करूंगा। तो ये मैंने एक ग्राफ बना रखा है जहां पर मेरी ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, x एक्सिस पे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। हालांकि यहाँ पर हम जिन ग्राफ्स की बात कर रहे हैं वहां पर y एक्सिस पे पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कोई ऐसी चीज होगी, और x एक्सिस पे या तो टाइम होगा या कभी कभी डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो ग्राफ में जो स्लोप ऑफ द कर्व है, स्लोप इज dy बाई dx एंड इंटीग्रल y dx इज एरिया अंडर कर्व। इन दो डेफिनेशंस को यूज करके हम लोग ग्राफ से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि इस इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में जो y है वो x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर dy बाई dx कांस्टेंट होगा। यहां पर मैं कह सकता हूं कि dy बाई dx की वैल्यू 0 होगी बिकॉज y जो है वो x के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर मैं ऐसी बातें कह सकता हूं कि पहले dy बाई dx बढ़ रहा है, फिर वो घटने लगा, यहां पर ये 0 हो गया और फिर घटते घटते नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से मैं स्लोप्स के बारे में बात कर सकता हूं और फिर एरिया अंडर द कर्व निकाल करके इंटीग्रेशंस के बारे में बात कर सकता हूं। इस बेसिक इंफॉर्मेशन को लेकर के हम लोग एक एक करके फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करेंगे। तो पहला ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ। यहां पर मुझे एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट एक्स मिलेगा। अगर मैं पिछले ग्राफ जैसी चीज ही बना लूं तो यहां पर मैं कुछ बातें कह सकता हूं। पहली बात तो यहां से यहां तक
जबकि x बढ़ रहा है, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है। जहां पर ग्राफ फ्लैट है वहां पे कह सकता हूं यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। फिर यहाँ पर ग्राफ बढ़ रहा है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे फिर वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। ये जो टॉप का पॉइंट है, यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो यहाँ पर dx/dt की वैल्यू 0 हो जाएगी। टेंजेंट का स्लोप होगा वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि वेलोसिटी 0 है। और इधर अगर मैं स्लोप बनाऊं तो यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी नेगेटिव होगी। इस तरीके से एक तो मैं वेलोसिटी का साइन बता सकता हूँ पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप्स को देख करके। ये क्वालिटेटिव बात हो गई। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में यहां पर तो स्लोप बता पाना बहुत मुश्किल है, पर जहां भी कहीं पर ये लीनियर फंक्शन होगा, वहां पर सपोज करो अगर मुझे दिया हो ये 0 है, ये मान लो टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड है, और ये x इज इक्वल टू 10 मीटर हो, तो इस रीजन के लिए मैं ये भी बता सकता हूं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस कर्व विच इज 10 माइनस 0, यहां पर डिस्प्लेसमेंट 10 था, यहां पे 0 हो गया, अपॉन 5 माइनस 0 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। अगर वैल्यूज बताऊं तो मैं क्वांटिटेटिव वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर नहीं हो तो कम से कम मैं वेलोसिटी की साइन बता सकता हूं बाय लुकिंग एट द स्लोप ऑफ द कर्व। ये एक और पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं। यहां पर अगर मैं इस पार्टिकल के पोजीशन को देखूं तो पहले पोजीशन बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर घट करके फिर बढ़ने लगी है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर पोजीशन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई, यहां पर अगर मैं इसका स्लोप प्लॉट करूं तो जैसा मैंने पीछे बताया था dx/dt की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे ही ये जो पॉइंट है, अगर मैं यहां पर स्लोप प्लॉट करूं तो यहां पर भी टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू dx/dt इक्वल टू 0 हो जाएगी। इसका मतलब किसी भी फंक्शन में जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, चाहे लोकली वहां पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हो या मिनिमम ले रहा हो, वहां पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। यहां चूंकि ये x और t कर्व है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, ऐसी एक्सट्रीम पोजीशन में जो मेरा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हम 0, पॉजिटिव, नेगेटिव सब कुछ बता सकते हैं। अगला जो हम काम करना चाह रहे हैं वो पोजीशन टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन बताना चाह रहे हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बता पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यूज करके एक्सेलरेशन का साइन बता सकते हैं। ये 3 ग्राफ मैंने बना रखे हैं। अगर मैं इस पहले कर्व को देखूं तो जो ऐसा कर्व होता है इसको हम कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के वर्ड तो आप पहले से जानते हैं। इस कर्व को मैं कॉनकेव अपवर्ड कर्व कहता हूं, जो कि कॉन्वेक्स डाउनवर्ड हो जाएगा। और इस तरह के कर्व में क्या हो रहा है, यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू अगर मैं स्लोप प्लॉट करूं तो कुछ नेगेटिव थी, वेलोसिटी नेगेटिव थी, और फिर यहां तक आते आते ये वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू पहले कम थी, आगे चल करके ज्यादा हो गई। इसलिए जो कॉनकेव अपवर्ड कर्व्स हैं, इन चीज का मतलब है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इसके जस्ट ऑपोजिट अगर मैं इस कर्व को देखूं जिसको मैं कॉनकेव डाउनवर्ड कह सकता हूं, बहुत से लोग इसको कॉन्वेक्स कर्व भी कहते हैं। कॉनकेव डाउनवर्ड जो कर्व है, इस तरह के कर्व में क्या हो रहा है कि पहले वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा थी, धीरे धीरे कम हो गई, तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसलिए ये केस नेगेटिव एक्सेलरेशन का है। अब इस थर्ड केस में देखें तो ये जो हिस्सा था कर्व का, यहां पर चूंकि कॉनकेव अपवर्ड है इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव था। ये जो हिस्सा था कर्व का, ये चूंकि कॉनकेव डाउनवर्ड है इसलिए यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और कहीं यहां कहीं बीच में एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा। इधर ये कॉनकेव अपवर्ड है, इधर कॉनकेव डाउनवर्ड है, यहां कहीं पर एक्सेलरेशन 0 होगा।
ऐसा जो पॉइंट होता है जहां पे कर्व कॉनकेव से कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स से कॉनकेव में कन्वर्ट होता है, इसको मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहता हूं, और यहां पर हमेशा एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। इस तरीके से हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ यूज करके वेलोसिटी की साइन, कुछ स्पेशल केस में वेलोसिटी की वैल्यू और एक्सेलरेशन का साइन, ये सब बता सकते हैं। अगला जो ग्राफ आया वो आया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी, ये मैंने इंटीग्रेशन वाली क्लास में तुमको पहले ही बताया था। फ्रॉम टाइम t1 टू t2, जिस भी टाइम इंटरवल में मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वहां पर अगर मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दूं तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता था। और जो कि मैं तुमको बताया था कि इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व, इसलिए अगर सपोज करो मेरे पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है और मुझे t1 से t2 तक टाइम इंटरवल के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैं सिंपली ये वाला एरिया निकाल करके डिस्प्लेसमेंट बता दूंगा। पर जैसा कि ये ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ में मुझे ये एरिया निकालना मुश्किल होगा, बिकॉज ये कर्व सा ग्राफ है। रियल लाइफ में जो हम लोगों को रियल प्रॉब्लम आती हैं उनमें ग्राफ इस तरीके का नहीं होता है। मैं ग्राफ बनाता हूं और फिर उसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं। ये एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये y एक्सिस पे वेलोसिटी है, x एक्सिस पे टाइम है। अब अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, जो कि लीनियरली डिक्रीज करते हुए t इज इक्वल टू 5 पे 0 हो गई, ये लाइन है। और यहां पर रुका नहीं पार्टिकल, वेलोसिटी 0 होने के बाद वेलोसिटी नेगेटिव होने लगी और t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकेंड हो गई है। टाइम सेकेंड में है और ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है। अब मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू 5 सेकेंड, और दूसरा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 5 टू 7 सेकेंड। और अगर ये दोनों पता चल जाएंगे तो इनको ऐड करके वी कैन ऑल्सो टेल व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू 7 सेकेंड। तो एक एक करके देखते हैं। 0 से 5 सेकेंड का जो मोशन है, ये मैंने जानबूझ करके दो टुकड़ों में इसलिए डाला। 0 से 5 का जो पूरा मोशन है, इसमें जो मेरी वेलोसिटी है वो हमेशा पॉजिटिव है, और जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो ये वाला एरिया होगा। अब अगर इसको देखें तो क्लियरली एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में जो मेरी हाइट है वो 10 मीटर पर सेकेंड की है और बेस 5 सेकेंड का है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एरिया अंडर द कर्व हो जाएगी, विच विल बी हाफ ऑफ 10 इंटू 5, और इसकी वैल्यू 25 मीटर आ जाएगी। अब जब मैं 5 से 7 सेकेंड की जर्नी देखूंगा तो वो ये दूसरा वाला ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल टाइम एक्सिस के नीचे है। इस पूरे टाइम में वेलोसिटी नेगेटिव थी, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा। यहां से हम क्या समझ में आता है कि जब भी इंटीग्रेशन में मैं एरिया अंडर द कर्व निकाल रहा हूं और अगर एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो वहां पर इंटीग्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ऐसे एरिया जो कि एक्स एक्सिस के नीचे हों उनके लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो जब मैं यहां पर इस s की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ, ये जो बेस है इसकी वैल्यू है 2 यूनिट्स और हाइट की वैल्यू है 4 यूनिट्स, तो हाफ ऑफ 4 इंटू 2, और चूंकि ये 4 -4 है इसलिए माइनस साइन लगा दिया, तो इसकी वैल्यू -4 मीटर होगी। इसका मतलब 0 से 5 सेकेंड में उसने 25 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में चला और फिर 5 से 7 तक में वो 4 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में चला। इसलिए अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम 0 टू 7 सेकेंड, तो इसकी वैल्यू 25 - 4 21 मीटर्स हो जाएगी।
अगला मेरा काम है एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन सिंपली स्लोप ऑफ इट। तो अगर मैं फिर से वही वाला कर्व बनाऊं तो यहां पे कह सकता हूं कि यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है पर कांस्टेंट है, यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है, और फिर इस रीजन के आगे एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, और ना सिर्फ वो पॉजिटिव है बल्कि समय के साथ बढ़ भी रहा है बिकॉज यहाँ पे स्लोप कम है, यहाँ पे आगे आकर के स्लोप ज्यादा है। या अगर मैं इसको और आगे एक्सटेंड करूं और फिर इसको इस तरीके से नीचे कर लूं तो ये कहीं जो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, यहां पर एक्सेलरेशन 0 है और यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो इस तरीके से जैसे मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकाली थी वैसे ही मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। अगर कहीं पर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ लीनियर है, जैसे शुरू वाला पोर्शन हो और यहां पर मुझे वेलोसिटी और टाइम की वैल्यूज गिवन हो, तो उन वैल्यू से मैं एक्सेलरेशन की एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकता हूं। जो कि मैंने अभी पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी निकाल के दिखाई है, ये बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए मैं इसको दोबारा करके दिखा नहीं रहा हूं। अब अगला जो कंसेप्ट आया ये वेलोसिटी फ्रॉम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आया। यहां पर आपको लगेगा जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला था वैसे ही एरिया अंडर द कर्व निकाल दें तो हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने इंटीग्रेशन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से नहीं समझाया था बिकॉज वहां पर शायद आप इसको उतने अच्छे से अप्रिशिएट नहीं कर पाते, इसलिए उसको मैंने यहां पे के लिए छोड़ दिया था। और इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। इंटीग्रेशन वाले वीडियो में मैंने क्या किया था कि मैंने डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स लिख करके दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया था। तो यहां पे डब्ल्यू की वैल्यू मैं इंटीग्रल एफ डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2 कहता था। यहां पर w जो था वो x1 से x2 तक किया जाने वाला वर्क था। अगर इसी तरीके से मैं dv बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सिलरेशन लिख करके dv इज इक्वल टू ए डी टी लिख दूं और इंटीग्रेट करूं फ्रॉम सम टाइम इंटरवल t1 से t2 तक, तो यहां पर मुझे जो लेफ्ट हैंड साइड पर चीज मिलेगी वो वेलोसिटी नहीं मिलेगी, आइडियली ये मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी। बिकॉज जो छोटे छोटे डीवी के टुकड़े हैं, डीवी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ना, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। तो टी और इंटीग्रेशन क्या है, ये सम है। तो जब मैं छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड करूंगा तो वो चेंज इन वेलोसिटी देंगे। यहां पर मैं डब्ल्यू को डायरेक्टली लिख ले रहा था, पर यहां पर कोई पार्टिकल जब T1 पे इनिशियली होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू 0 है, पार्टिकल की कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी होगी। इसलिए यहां पर जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डी टी हो जाएगा, विच इज एरिया अंडर द कर्व। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को देखूं तो यहां पर मेरा जो एक्सेलरेशन है वो t इज इक्वल टू 0 पे 5 था, t इज इक्वल टू 4 पे 3 था। तो ये जो मेरा एरिया अंडर द कर्व होगा ये बेसिकली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। तो एरिया तो मैं बड़े आराम से निकाल लूंगा, एरिया की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हो जाएगा हाफ ऑफ 5 प्लस 3 इंटू 4 जो कि 16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये 16 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी नहीं होगी। इन जनरल ये जो एरिया अंडर द कर्व होगा ये चेंज इन वेलोसिटी होगी। तो मैं कह सकता हूं वेलोसिटी एट 4 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन हो तो मैं वेलोसिटी नहीं बता सकता, चेंज इन वेलोसिटी बता सकता हूं। अगर इसके साथ साथ मुझे ये इनिशियल कंडीशन भी गिवन हो, इस क्वेश्चन के साथ साथ कहीं अगर ये गिवन होता कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0 तो मैं कह सकता था कि वेलोसिटी एट 4 सेकेंड इज 16 मीटर पर सेकेंड। ये बात तभी ट्रू है अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड होती तो यहां पर मैं तुरंत कह देता कि वेलोसिटी एट 4 सेकेंड इज इक्वल टू 8 प्लस 16। इस वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू 8 डालूंगा
तो वेलोसिटी एट 4 की वैल्यू 24 मीटर पर सेकेंड आएगी। इस तरीके से हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी से रिलेटेड है स्कूल लेवल की पढ़ाई के हिसाब से, तो ये जो मैंने पढ़ाया है ये अपने आप में सफिशिएंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई के हिसाब से देखेंगे तो इससे थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं अभी नहीं करा रहा हूं। अब जबकि हमने ग्राफ को यूज करके इंटीग्रेशन वगैरह करना सीख लिया है, इसलिए अब मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाल सकता हूं। वैसे तो आपको ये इक्वेशन पहले से ही पता है कि v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। लेकिन हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन से इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि मेरा मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, हमेशा ध्यान रखना कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के लिए ही ट्रू है। 9th क्लास में क्या था, चूंकि हम लोग खाली कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन पढ़ते थे इसलिए वो इक्वेशन हम कहीं भी लगा देते थे। यहाँ जब हम 11th में आएंगे तो कई बार बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि जहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन नहीं है वहां पर भी वो इक्वेशन लगा देते हैं और गलत आंसर निकाल देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि इक्वेशंस वहीं पर एप्लीकेबल हैं जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के लिए एटी ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन होगा। यहां पर अगर t इज इक्वल टू 0 ये है और ये t इज इक्वल टू टी है तो एरिया अंडर द एटी कर्व कितना हो जाएगा, a इंटू टी हो जाएगा। इसलिए जैसे मैंने अभी पीछे बताया था v माइनस वी नॉट, जो मेरा v0 था उसको हम लोग यहाँ पर v नॉट ले रहे हैं बिकॉज एनसीईआरटी में ऐसा लिया गया है। तो v माइनस वी नॉट की वैल्यू 80 आ जाएगी। इसलिए यहां से मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई कि v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 80। जब मेरे को वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गई तो ये मैंने बुक से एक डायग्राम ले लिया है। इस तरीके से मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकता हूं। यहाँ मेरे पास एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। t इज इक्वल टू 0 पे मेरी वेलोसिटी v नॉट थी जो कि टाइम के साथ साथ बढ़ते बढ़ते v हो गई एट t इज इक्वल टू टी। अब मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो इन्होंने कहा कि एरिया अंडर द कर्व, वैसे तो मैं ट्रोपेजियम का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकता था पर फॉर अ चेंज मैं यहाँ पर इसको इस एक रेक्टेंगल और इस ट्राइंगल के एरिया के सम के फॉर्म में लिख रहा हूं। तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो जाएगा एरिया अंडर द कर्व जो कि रेक्टेंगल का एरिया है यानी कि वी नॉट इंटू टी प्लस इस ट्राइंगल का एरिया है। अब इस ट्राइंगल को देखें तो इसका जो बेस है वो तो t है और इसकी जो हाइट है वो v माइनस वी नॉट है, इसलिए इसकी वैल्यू हाफ ऑफ t इंटू वी माइनस वी नॉट हो जाएगी। अब मैं पिछली इक्वेशन को यूज करूं तो v माइनस वी नॉट की वैल्यू 80 होती है। अगर ये मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लूं तो s की वैल्यू वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर आ जाएगी। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। और अगर आपको पता हो तो जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो पहली दो इक्वेशन से ही आती है। तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as या ax भी लिख सकते हैं, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही है। तो इसको मैं सिंपली क्या करूंगा, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 80 से t की वैल्यू निकालूंगा v माइनस वी नॉट बाई ए और उसको s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो मेरी क्या इक्वेशन बन जाएगी, s इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट इंटू वी नॉट बाई ए प्लस हाफ ए इंटू वी माइनस वी नॉट का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो एक तो ये ए से ए कैंसिल हो गया और अगर मैं दोनों तरफ 2a से मल्टीप्लाई कर लूं तो 2as इज इक्वल टू 2a से a कैंसिल हो जाएगा v माइनस वी नॉट इंटू वी नॉट
प्लस हाफ चला गया, ए भी उधर चला गया, v माइनस वी नॉट का होल स्क्वायर आ गया। इसको ओपन करेंगे तो ये जाएगा 2v माइनस 2v0 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर माइनस 2v0। तो ये टर्म से कट गया, ये प्लस v0 स्क्वायर और माइनस 2v0 स्क्वायर मिला करके माइनस v0 स्क्वायर दे दिए। और यहां से मेरे पास आ गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, या v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से हम लोगों ने ग्राफ्स को यूज करके ये इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कर ली। अगले टॉपिक में हम लोग इन्हें कैलकुलस से डिराइव करने की कोशिश करेंगे और फिर उनको यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ प्रॉब्लम करेंगे जो कि ऑलरेडी आपने कर रखे 9th क्लास में, बट थोड़े से यहाँ पे डिफिकल्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। So with this I finish this topic. Thank you very much.